अच्छा, ये रॉ मटेरियल हमने क्रिएट कर लिए ना। अब हम इनका जो है ना वो बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं। मतलब हमें सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल किसका बनाना है? सीड का। उसके बाद फिर हम किसका बनाएंगे? हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो कि हमारी है बाइक। बाइक हमारी एक हमारी बाइक फिनिश प्रोडक्ट है, और एक हमारी सीट है। तो सबसे पहले हम सीट का जो है ना वो बनाएंगे फिनिश प्रोडक्ट। अभी हमने ये मटेरियल सारे बना लिए, MM01 में इनकी प्राइसेस दे ली। सिर्फ हमने सीट की नहीं दी और एक बाइक की नहीं दी। अगर हम इसमें आए बिल ऑफ मटेरियल में, लॉजिस्टिक, और ये फेवरेट्स को नीचे कर देते हैं, क्योंकि ये बार बार फिर जो है ना लॉजिस्टिक्स, और फिर प्रोडक्शन, मास्टर डाटा, और ये आ गया बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल बिल ऑफ बॉम, CS01 ट्रांजैक्शन कोड है जिसमें हम बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे। अब देखिए, बिल ऑफ मटेरियल आपने हमेशा टॉप, यानी कि मटेरियल जो हम यहाँ पे देंगे वो आपने रॉ मटेरियल नहीं देना है। हमेशा आपने या फिनिश प्रोडक्ट देना है या सेमी फिनिश प्रोडक्ट देना है। अभी चूंकि हमारे लिए हम सीट का बना रहे हैं, तो यहाँ पे सीट को हमने देना है, और सारे फिर उसके नीचे हमने क्या देने हैं? नेक्स्ट उसके जितने भी रॉ मटेरियल्स होंगे, सीट। और ये है कि बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ किस काम के लिए है। तो हम ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे इसको। तो हम पहला ले लेंगे 1। इंटरचेंज एंड हिस्ट्री रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने एक दफ़ा ये पहले भी क्या चीज़ डिस्कस की थी कि बिल ऑफ मटेरियल जो होता है वो क्या चीज़ होती है? बिल ऑफ मटेरियल कोई और चीज़ नहीं है सवाए इसकी कि एक्सेल की फाइल यही वाली थी जिसमें हम काम कर रहे थे, या वो और थी शीट? यही थी। अच्छा, वो और फाइल थी। कि बिल ऑफ मटेरियल क्या चीज़ होता है? वो हमने डिस्कस किया था कि बिल ऑफ मटेरियल में ये चीज़ आती है, चीज़ों की क्वांटिटी, चीज़ें और उनकी क्वांटिटी, प्राइसेस नहीं हम डालते। ये बिल ऑफ मटेरियल में सिर्फ यही चीज़ आएगी। प्राइसेस ऑलरेडी उनके रॉ मटेरियल्स में पड़ी हुई हैं। तो सीट जो है इसकी जो बिल ऑफ मटेरियल है, यहाँ पे हम आइटम कैटेगरी में देखते हैं कि आइटम कैटेगरी जो हमारा हम यहाँ पे जो चीज़ें डाल रही हैं वो किस किस्म की हैं। तो वो ऐसी हैं जो हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा क्या है? स्टॉक आइटम है। यहाँ पे हम ये स्टॉक आइटम की जो टाइप है ये इसकी ले लेंगे। और भी बनी हुई है, जैसे ये कोई स्टॉक आइटम ये किसी ने खुद से बनाई हुई है, ये किसी ने ब्लैंक्स बनाई हुई हैं, सारी डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। तो हम ये वाला स्टॉक आइटम, मुझे याद है कि इसके लिए जो SAP ने कैटेगरी बनाई हुई है ना वो L है। ये आप ये ले लें। अब हमारा सबसे पहला कंपोनेंट में क्या चीज़ आ जाती है? सीट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए? सीट फॉर्म चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये सीट स्ट्रक्चर और सीट लेदर। अब हमें हर जो है इसकी क्वांटिटी को भी बताना है कि अब देखें, पहले आ गया सीट फॉर्म। सीट फॉर्म की कितनी क्वांटिटी चाहिए? वो हम ये स्क्रीन उसने इसलिए चेंज कर दी, हमने पहले ही एंटर का बटन दबा दिया। अभी वो जब हम सारा एंटर कर लेंगे तो देख लीजिएगा वो स्क्रीन सामने आ जाएगी। सीट फॉर्म एक चाहिए हमें, रेलिवेंट टू सेल्स, नॉट रेलिवेंट टू सेल।
अब ये पूछ रहा है कि जो सीट स्ट्रक्चर है इसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं कि ये हमें इसकी भी एक क्वांटिटी जो है ना वो चाहिए। और सीट लेदर जो है ये भी हमें एक ही चाहिए। अब ये देखें, ये हमें यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, साथ ही अगर हम क्वांटिटी लिख देते तो वो हमें नेक्स्ट स्क्रीन में ना लेके जाता, बल्कि इधर के हम ये कर लेते। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस लाइन को डबल क्लिक करूँ तो ये फिर वही स्क्रीन आ जाएगी जिसमें हमने यहाँ पे ये देखें इधर क्वांटिटी दी हुई थी। तो ये बिल ऑफ मटेरियल है। बिल ऑफ मटेरियल में क्या है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है सवाए इसके कि आपने ये जो अपना फिनिश प्रोडक्ट या सेमी फिनिश प्रोडक्ट है इसके लिए आपने ये बताना है कि इसके लिए आपको रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए, वो किस टाइप के, यानी कि वो स्टॉक आइटम है, मतलब है कि ये आपके स्टॉक में पहले का पड़ा हुआ है, परचेज करके आपने रखा हुआ है, और उसकी कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। तो इसको हम सेव कर देते हैं। एक हमारा बिल ऑफ मटेरियल ये हो गया। एक हम अपना एक और बिल ऑफ मटेरियल फाइनल वाला जो है वो बाइक का बनाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बाइक व्हील और बाइक हैंडल। बाइक व्हील के बारे में हमें पता है कि ये हमें कितने चाहिए, दो। दो व्हील होंगे तो हमारे पास एक बाइक जो है ना वो बन जाएगा। लेकिन हैंडल जो है वो हमें पता है वो एक ही चाहिए। बाइक हैंडल डज नॉट हैंडल नहीं करो, HND स्पेलिंग में मसला है। DLE LE है, HNDLE है। अच्छा वो मैंने EL लिखा हुआ है, LE। ये हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक हमारी जो टाइप है स्टॉक इंट्रा मटेरियल है। अच्छा वो ले लेंगे सीट। अब देखें जब हम सीट को लिखेंगे ना, मटेरियल टाइप Z, मटेरियल टाइप Z 234, इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट क्लास स्टॉक आइटम इंट्रा मटेरियल, मेरे ख्याल से इंट्रा मटेरियल है शायद। और फिर हम बाकी जो है बाइक फ्रेम और बाइक वायर्स डाल दें। अच्छा इन सारे कामों में अगर आप ये देखें जो मुख्तलिफ क्या चीज़ हुई कि जब हमने ये सीट डाला, सीट का भी एक एक्स्ट्रा बिल ऑफ मटेरियल बना हुआ है, तो उसने खुद ही यहाँ पे एक जो है ना ये चेक बॉक्स जो है ना ये असेंबली, यानी कि इसके नीचे इसको टिक कर दिया। असेंबली के अंदर टिक करने का मकसद क्या है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो खुद भी कहीं से बन के आई हुई है। ठीक है, ये सीट जो है ये मटेरियल ये खुद से कहीं से बन के आ रही है हमारे सिस्टम के अंदर। मतलब कि ये सीट जब बनेगी तो जाहिर बात है इसके लिए भी एक कुछ और रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसलिए जो बिल ऑफ मटेरियल के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जिसका अपना भी पहले से बिल ऑफ मटेरियल हो तो वो असेंबली के चेक बॉक्स को बाय डिफ़ॉल्ट टिक कर देगा।
अब हमने दो बिल ऑफ मटेरियल जो है वो बना लिए। अब हम आ जाते हैं राउटिंग की तरफ। राउटिंग में देखें, हमने ये एक्टिविटीज जो है ना ये सारी करनी है। राउटिंग में हम राउटिंग भी कर सकते हैं, टेम्पलेट एलोकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना हमें सबसे पहले वो लाजमी बनानी है। मिसाल के तौर पे जब हम ये कह रहे हैं कि ये राउटिंग है या टेम्पलेट एलोकेशन है, तो जैसे हमने बिल ऑफ मटेरियल के अंदर ये सारे मटेरियल बनाए MM01 के अंदर, इसी तरह हमने ये सारी की सारी चीज़ें एज एन एक्टिविटी बनानी है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये बिल राउटिंग के अंदर हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं। तो जब तक हम ये एक्टिविटी मास्टर डाटा के अंदर ये चीज़ें नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हमारा ना ही राउटिंग, मतलब है कि आप समझे कि बिल ऑफ मटेरियल के लिए मास्टर डाटा क्या था, मटेरियल और क्वांटिटी। इसी तरह राउटिंग या टेम्पलेट एलोकेशन के अंदर जो है उसका मास्टर डाटा जो है ना वो एक्टिविटीज़ हैं। तो हमने सबसे पहले ये वाली 1 2 3 4 ये 4 एक्टिविटीज़ बनानी है। एक्टिविटीज़ को बनाने के लिए आप मुख्तलिफ मेन्यूज़ में जा सकते हैं, लेकिन जो आसान वाला मेन्यूज़ है वो यही है कि अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग और कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग के मास्टर डाटा में जब आप आते हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है एक्टिविटी टाइप। जिस तरह कॉस्ट सेंटर बनता है और उसका ग्रुप भी बनता है, इसी तरह आप एक्टिविटी टाइप बनाने के बाद उसका ग्रुप भी बना सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोसेसिंग और KL01 ट्रांजैक्शन कोड जो है वो आपको मतलब है कि देगा, हेल्प करेगा कि एक्टिविटी बनाने के लिए। कंट्रोलिंग एरिया ये आ गया। अब एक्टिविटी टाइप का मास्टर डाटा जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी है एक्टिविटी। ये मेरे ख्याल से इसमें कितने करैक्टर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 करैक्टर तक आएंगे। तो हम बना लेते हैं, फर्ज करें ASEMB बना लेते हैं। ठीक, ASEMB 1/7/2022, 22 से बना रहे, 23 से बना रहे, बल्कि 1/1/2022 से नहीं। अच्छा जी, असेंबली बार बाई। अब एक दफ़ा आपको याद होगा मैंने आपसे बात की थी कॉस्ट सेंटर कैटेगरी के हवाले से। जब हम कॉस्ट सेंटर का मास्टर डाटा बना रहे थे तो हमने बात की थी अच्छा नहीं, इधर हम वो एक्टिविटी यूनिट इसको साइन कर देते हैं ईच, और कॉस्ट सेंटर कैटेगरी यहाँ पे। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी के अंदर हमने बात की थी कि ये जो हम जब कॉस्ट सेंटर बनाते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट सेंटर कैटेगरी की क्या इंपॉर्टेंस है। मसलन अभी आप ने जो कॉस्ट सेंटर बनाए हुए हैं KS03 में देखते हैं हम, कोई कॉस्ट सेंटर फर्ज कर लें, जैसे आपने ये फाइनेंस का बनाया हुआ है, ये कोई एक ले लेते हैं फाइनेंस। इसमें आपने देखिए इसको कैटेगरी असाइन की हुई है ए स्टैंड फॉर फाइनेंस। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि ये हम खुद से भी चाहें तो बना सकते हैं। अब अगर मैं ये एक्टिविटी बनाते वक्त यहाँ पे इसको असाइन कर दे तो मैं कहता हूँ भाई इसको जो है ना कॉस्ट सेंटर की एक्टिविटीज़ जो है ना वो मिलनी चाहिए सिर्फ कौन कौन सी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, बल्कि ये 1 2 3 4 रहने दें, ये तो लोगों ने खुद बनाए हुए हैं।
अच्छा, वो इसमें आ ही उतने रहे हैं। ये क्या है? अच्छा, तो मैं अगर इसको मैं सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग असाइन कर देता हूँ, तो वो सारे कॉस्ट सेंटर जिनको कॉस्ट सेंटर कैटेगरी 4 लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ वो इसके लिए एलिजिबल होंगे और बाकी सारे एलिजिबल नहीं होंगे। फर्ज करें मैं मैन्युफैक्चरिंग असाइन करता हूँ, मेंटेनेंस असाइन कर देता हूँ, फाइनेंस असाइन करता हूँ, तो सिर्फ वही कॉस्ट सेंटर असाइन होंगे। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो आप ये देखें 4, 7 और बी जो है कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज जो है ना वो इसको असाइन हुई है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन वो एसएपी और भी देता है कि अगर आप सिर्फ ये ऊपर वाला ले लें, स्टैटिक ऑल कॉस्ट सेंटर, ये, तो इसका मतलब है कि फिर सारी कैटेगरीज वाले कॉस्ट सेंटर जो है ना वो इस यहाँ पे यूज हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली जब आप काम कर रहे होते हैं लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर, फिर बेहतर होता है कि चीज़ें जो है ना वो 100% जो है ना वो स्पेसिफिक हो के आए और आप इनको असाइन करें। सारी बात है, ये एक्टिविटी है, इसको फाइनेंस की जो कैटेगरीज है उसको वो असाइन करने का कोई इंडिया इतना मीनिंगफुल जो है ना वो पर्पज़ नज़र नहीं आता। तो चूंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्शन है या डेवलपमेंट है, तो बेहतर है कि आप उससे रिलेटेड जो कोई बनी हुई है कैटेगरीज वो इसको असाइन करें। जैसे कि आप इसको असाइन कर सकते हैं, लॉजिस्टिक असाइन कर सकते हैं, और प्रोडक्शन सबसे बेहतर होता है प्रोडक्शन असाइन कर दें, और मटेरियल की असाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन। चले अभी हम फिलहाल प्रोडक्शन ही असाइन करते हैं। एफ एक्टिविटी टाइप कैटेगरी जो है वो इसमें आप ले लेंगे मैनुअल एंट्री, मैनुअल एलोकेशन। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट इसको असाइन करें, मतलब है कि जीएल इसको कोई असाइन करे। लेकिन जब मैं इसको F4 करता हूँ तो वो कहता है कि नो एलोकेशन कॉस्ट एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 1/7/2022 से 31/12/99। वो कह रहा है कि अच्छा, अभी आप दोबारा इस मैसेज को जरा पढ़ें। एक और चीज़ उसमें आपको ये भी बता दी कि हाँ कॉस्ट, हाँ ये देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि एलोकेशन कॉस्ट एलिमेंट आर क्रिएटेड एज सेकेंडरी कॉस्ट। आपने प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे इसको असाइन नहीं कर सकते, आपने सेकेंडरी कॉस्ट जो है ना वो असाइन करनी है। अब हमें जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तौर पे पता चलेगा कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस आता है। हम कहते हैं कि प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट वो होता है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्रिएट होता है, मतलब उधर इस्तेमाल होता है और अपनी कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग के अंदर या सीओ के अंदर लेके आता है। लेकिन सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सीओ के अंदर ही प्राइसेस को या कॉस्ट को जो है ना वो रोटेट करवाता रहता है। इसलिए हमें यहाँ पे सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उधर FS00 में आते हैं। ये भी चूंकि एक एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंस वाले कॉलम में यहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 3, फिर 25, 59 वैल्यूएशन। चलो 3 है ना, 3 से आगे हम 4 बना लें। E004, यहाँ पे हम अब सेकेंडरी कॉस्ट लेंगे, प्राइमरी कॉस्ट नहीं लेना। जो सबसे मेन डिफरेंस है वो सेकेंडरी कॉस्ट लेने और एक्सपेंस। और यहाँ पे अब इसका नाम हम लिख देते हैं असेंबली। असेंबलिंग एक्स। जब आप कंट्रोल डाटा में आएंगे तो जिस तरह आप प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट को कोई ना कोई टाइप असाइन करते हैं, तो इसी तरह सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट की भी यहाँ पे आपने कोई टाइप असाइन करनी है। अब हमने किस मकसद के लिए ले रहे हैं, हम इसको जो है वो ले रहे हैं इंटरनल एक्टिविटी एलोकेशन के लिए ले रहे हैं।
43 आपने असाइन करनी है। अगर मैं इसको 43 नहीं असाइन करता, देखें अगर मैं फर्ज करें मैं इसको कोई और इंटरनल सेटलमेंट ही असाइन कर देता हूँ 21 और G001 फिलहाल असाइन कर देते हैं इसको, शॉर्ट की दे देते हैं ताकि चले। अभी मैंने यहाँ पे इसको जो कैटेगरी असाइन की हुई है वो कौन सी है, इंटरनल सेटलमेंट की। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं उसी स्क्रीन में आके फिर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो वो यही कह रहा है कि अभी तक आपने कोई सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट इस डेट से नहीं बनाया हो। इसका मतलब है कि हमारी ये कैटेगरी ये गलत है, मतलब है कि ये यूजेज के हिसाब से गलत है। तो मैं इसको इंटरनल एक्टिविटी एलोकेशन वाली जो कॉस्ट एलिमेंट की कैटेगरी है सेकेंडरी, ये 43, ये मैं इसको साइन करता हूँ और सेव करता हूँ। अब मैं इस स्क्रीन में आके एक्टिविटी का जो मास्टर डाटा है इसमें जब मैं F4 करूँगा, तो अब देखें ये मुझे यहाँ पे E004 नज़र आ गया। ये आ गया। बाकी कुछ लॉक किया जा सकता है एक्टिविटी को, इनपुट यूनिट्स को। तो हमारी ये एक्टिविटी का एक मास्टर डाटा जो है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये यहाँ। इसको हम सेव करते हैं। अब हम दूसरी हमारी एक्टिविटी जो है वो क्या है, टेस्टिंग की। टेस्ट टेस्टिंग एक्टिविटी, टेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा एक मिनट है, अभी हमने जो असेंबलिंग एक्टिविटी की थी उसका मास्टर डाटा में हम आए ASEMB में। आप देखें हमने यहाँ पे ईच कर दिया, ये ईच नहीं करना, ये हम हमारी जो असेंबलिंग की एक्टिविटी है ये हमने क्या कहा हुआ है कि ये सारी एक्टिविटीज पर आवर के हिसाब से हैं, ठीक है। कि हमने ये ईच नहीं है, ये गिनी नहीं जा सकती, ये नहीं हम कह सकते 2 एक्टिविटी हो, बल्कि हमने कहता है कि ये हमें 2 घंटे के हिसाब से ये एक्टिविटी को करना है। तो हमें इसको यहाँ पे ईच की बजाय क्या असाइन करना है, HR। और अगर ये पर मिनट्स के हिसाब से हैं तो मिनट्स MIN सेलेक्ट कर लें, अगर सेकंड के हिसाब से हैं या जिस तरह भी, लीटर है या जो भी है, किलो वाट है, जो अगर कोई बिजली की बना रहे हैं तो उसमें फिर जाहिर बात है कोई बिजली की सप्लाई होगी तो वो किलो वाट वाट या कुछ इस तरह से होगा। तो वो डिपेंड करता है कि क्या है। तो ये वाली जो हमारी एक्टिविटी होगी ये सारी की सारी हमारी एक्टिविटीज़ पर आवर के हिसाब से हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे HR सेलेक्ट। अच्छा सॉरी, वो हमने क्रिएट करना है, क्रिएट पे आ जाते हैं, टेस्ट। और एक्टिविटी ये भी पर आवर के ही हिसाब से होगी, और प्रोडक्शन ही लेते हैं हम यहाँ पे कैटेगरी उसकी F, और एक्टिविटी टाइप एलोकेशन 1 ले लेते हैं, मैनुअल एंट्री मैनुअल एलोकेशन। और अब हमने फिर यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट एलिमेंट जब हमने असाइन करना है तो असेंबली वाला नहीं करते, हम एक और बना लेते हैं जो टेस्टिंग के लिए होगा। ये इसलिए मैं सेपरेट से बना रहा हूँ कि आगे चल के जब हमने डाटा रिपोर्टिंग वो होगी या जब हमारे चीज़ें पोस्ट होंगी तो वो हमें फिर अलग-अलग नज़र आए। वरना तो मैं एक ही कॉस्ट एलिमेंट बना लूँ, फ़र्ज़ कर लें कि जी एक्टिविटी एलोकेशन का, वही मैं सारी सबको भी असाइन कर दूंगा। लेकिन जब आप फाइनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो फिर सारी एक जगह पे आपको मर्ज होकर नज़र आ जाए।
इसलिए बेहतर है कि आप, अच्छा E004 है, इससे पहले हमने E000 बनाया है। चलें अब नया बनाते हैं, तो वो E0005 का लेते हैं, इसको बाद में भी E0005 में हम सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, जुनेद भाई आवाज आ रही मेरी? जी जी। अच्छा नहीं, मैंने कहा टेस्टिंग एक्टिविटी, सेकेंडरी कॉस्ट और एलोकेशन कैटेगरी वही हमारी 43 होगी, 43 और 002। अच्छा जी, यहाँ पे हम दे देते हैं टेस्टिंग एक्टिविटी वाला जो है GL, ये हो गया, ये बन गया। एक हमने दो और बनानी है, एक जो है वो पैकिंग और फिर डिलीवरी। PAC के ING। अच्छा, ये भी पर आर के हिसाब से होगी, F बना लेते हैं। और एक्टिविटी टाइप कैटेगरी जो है वो 1, और जो है यहाँ पे हमने एक और जो है वो बनाना है, इसका 5 बना लिया था, 5 और एक 6 बना लेते हैं, E006। ये सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट ही होगा, प्राइमरी हमने देखा कि वो नहीं नजर आता उधर। शॉर्ट की 002 और कैटेगरी 43। 43 क्या है? इंटरनल एक्टिविटी एलोकेशन। E0006। लास्ट एक्टिविटी हमारी क्या है जनाब? डिलीवरिंग PAC के IN, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं DELI। ये भी पर आर के हिसाब से है, क्लास सेंटर कैटेगरी ये हो गई, और 1, और लास्ट हमारा जो है वो GL बनेगा E0007। इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं, ताकि इसमें हमें कम काम करना पड़ेगा। E0007। अच्छा, अब हमारा काम जो है वो राउटिंग या टेम्पलेट एलोकेशन के लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। जब हम राउटिंग बनाने जाते हैं, अभी हम अगर राउटिंग में ही आ जाएं, राउटिंग का मास्टर डाटा जो है वो हमें क्या बताता है कि
आसान मेन्यू जो है ना वो इसका यही है कि आप प्रोडक्शन के मास्टर डाटा पे आ जाए। लॉजिस्टिक के अंदर राउटिंग, ये राउटिंग आ गया, और स्टैंडर्ड राउटिंग CA01। जो बिल ऑफ मटेरियल था उसका टी कोड था CS01, और ये जो है ये CA01। राउटिंग भी आपको दो बनानी पड़ेंगी। जिस तरह आपने बिल ऑफ मटेरियल दो बनाए थे, एक सीट के लिए बनाया था और फिर बाइक के लिए बनाया था, इसी तरह राउटिंग भी आपको दो बनानी पड़ेंगी, एक सीट के लिए और एक बाइक के लिए। अगर चाहें तो दो बना लें, नहीं तो लेकिन बेहतर है कि दो नहीं, इसकी तो हमने कोई एक्टिविटीज रखी नहीं ना, तो हम एक ही बना लेते हैं बाइक की, दो नहीं बनाते, हम एक ही बना लेते हैं। तो इसलिए आपने जिस मटेरियल की भी बनानी है आपने उसको यहाँ पे मेंशन करना है, फिर प्लांट, और इसके बाद अगर आप राउटिंग बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ऑर्डर, तो फिर सेल्स का जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे देंगे, या WBS एलिमेंट मीन्स का प्रोजेक्ट सिस्टम का कोई अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आपने यूजेज देना है कि ये किस पर्पस के लिए है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको 1 देते हैं कि ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए, और ओवरऑल स्टेटस में आपने कहना है कि ये फुल यानी कि रिलीज हो जाए, मीन्स के रिलीज जर्नल, यानी कि 4 जो है ना ऑप्शन वो आपने चूज करनी है। अगर रिलीज टू ऑर्डर करेंगे या रिलीज फॉर कॉस्टिंग करेंगे, तो रिलीज टू ऑर्डर फॉर ऑर्डर का मतलब है कि वो कोई प्रोडक्शन ऑर्डर है या प्रोसेस ऑर्डर है या कोई इस तरह की चीज़ है, उसके लिए आप रिलीज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फोर्स कर लेंगे तो वो सब के लिए ही एप्लीकेबल हो जाएगा, तो बेहतर है कि फोर्स सेलेक्ट कर लें। ये करने के बाद आप राउटिंग्स में आ जाए, ये आ गया, और ये आपका वो मेल जो मटेरियल है ये आ गया, और आप यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे। सॉरी, क्रिएट नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ पे ऑपरेशंस में आना है। यहाँ पे भी आप आ सकते हैं डायरेक्ट, आप उधर से पहली वाली स्क्रीन से भी डायरेक्ट ही ऑपरेशन का बटन दबाएं, राउटिंग का ना दबाएं, तब भी आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये देखें सबसे पहले ये कॉलम तो खैर वो सीरियल नंबर ही है। सबसे पहले वो कह रहा है कि आप यहाँ पे वर्क सेंटर इंटर करें, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे आपने कंट्रोल की इंटर करेंगे, और वर्क सेंटर, और उसके बाद आप बताएंगे कि वो कितनी क्वांटिटी। अब देखें यहाँ पे वो ये नहीं बता रहा, ये नहीं पूछ रहा ना कि हमने देखा है, हम बात कर रहे हैं कि राउटिंग की, तो राउटिंग में तो हमने ये बताना है कि हमारी एक एक्टिविटी असेंबलिंग है और उसके हमें 2 घंटे जो है ना, उसका रेट जो है ना वो हम कहते हैं कि 40 रुपये फी घंटे है, और हमें 2 घंटे चाहिए। तो इसका मतलब है कि लेकिन इस राउटिंग वाली स्क्रीन के अंदर जो है वो हमें कहीं पे भी यहाँ पे ना ही कोई एक्टिविटी का फील्ड आ रही है, ना ही हमें कहीं उसकी वो आ रही है कि जी उसका हम रेट बता दें कि जी 40 रुपये पर घंटा जो है या $40 पर घंटा, हम कहाँ पे इंटर करें। वो ये तो पूछ रहा है कि कितने घंटे चाहिए या कितने यूनिट चाहिए, लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि वो स्क्रीन कहाँ पे जिसके अंदर हमें 40 वो इंटर कर सके। लेकिन और साथ में वो ये कह रहा है कि यहाँ पे वर्क सेंटर इंटर करें। इसका मतलब हुआ कि जब आप राउटिंग के अंदर काम करेंगे तो उससे पहले आपने वर्क सेंटर जो है ना वो बनाना है। इसका मतलब होगा बिल ऑफ मटेरियल के बाद अगर आप यहाँ पे एक एक्टिविटी को हम डिफाइन करें, बिल ऑफ मटेरियल के लिए, फिर आपने जब आप राउटिंग, हम समझते हैं कि हमें राउटिंग करनी है, तो उसके लिए आपने जो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर हमें बजाय नज़र यही आ रहा है कि हमें वर्क सेंटर बनाने पड़ेंगे, चलें जी हम ये वाला काम अभी नहीं करते, हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं प्रोसेस।
तो इसके अंदर अगर आप राउटिंग में से बाय निकलें तो राउटिंग और बिल ऑफ मटेरियल इसके दरमियान में वर्क सेंटर आ रहा है। वर्क सेंटर बना लेते हैं, वर्क सेंटर के अंदर आ जाएं और क्रिएट वर्क सेंटर। यहाँ पे आप वर्क सेंटर क्रिएट करेंगे उसी तरह जिस तरह आपने एक्टिविटीज़ का किया। मतलब पहले असेंबलिंग के लिए आप एक वर्क सेंटर बनाएंगे। मैं बनाता हूँ ASEMBA, कोई उसी कोड से ही बना लेता हूँ। यहाँ पे हम उसकी कैटेगरी को चूज करते हैं कि ये किस तरह की एक्टिविटी है। असेंबलिंग की एक्टिविटी क्या मशीन से होगी या लेबर से होगी? सारी बात है, इसमें मशीनें जो है ना वो मिल के तो उन चीज़ों को जोड़ेंगी। अगर आप समझते हैं कि मशीन उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है तो आप वन सेलेक्ट कर लें। अगर आप समझते हैं कि वो सारा लेबर इंटेंसिव वर्क है तो फिर आप लेबर ले लें, या जो भी आपने इसके अंदर से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो ले लें। फर्ज कर लें मैं कहता हूँ कि नहीं, ये इसमें ज़्यादा मशीन इन्वॉल्व है, ये आ गया वर्क सेंटर। यहाँ पे हम इसका बताते हैं कि यूजेज क्या है। ये हम कहते हैं कि सिर्फ हम राउटिंग के लिए लेते हैं, क्योंकि हमने इस वर्क सेंटर को कहाँ पे इस्तेमाल करना है? राउटिंग के लिए। ये भी हो सकता है, और ऑल टास्क टाइप भी आप ले सकते हैं। वो उसका ये फ़ायदा होगा कि राउटिंग के अलावा भी अगर कहीं पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है ना स्टैंडर्ड की वैल्यू जो है ना वो आपने यूज़ करनी है। उसके लिए आपने नॉर्मल प्रोडक्शन SAP1 जो है ना वो यूज़ करना है। जो ही ये लिख के आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें अब आपके सामने ये चीज़ें खुल गई कि ये सेटअप है, मशीन है या लेबर है, जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं कि ये किस किस्म का काम है। ये क्या इसमें मशीन ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेबर है, या उसको ओवरऑल सेटअप करने में आपकी चीज़ें जो है ना वो इन्वॉल्व हो गई। यहाँ पे अब आपने, मैं कहता हूँ कि ये मशीन इंटेंसिव वर्क है, उसके लिए आपने यहाँ से SAP परफॉर्मेंस इसके बाद आप ये यहाँ पे लिखने के बाद आपने नो चेकिंग की, ठीक है, यहाँ पे अपने डायरेक्ट कॉस्टिंग की टैब में आ जाना है। जब आप वर्क सेंटर बनाएंगे तो उसमें सिर्फ दो ही टैब ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक बेसिक डाटा और एक कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की टैब में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि आप यहाँ पे एक तो कॉस्ट सेंटर बनाएं, एंटर करें, और दूसरा यहाँ पे अब आप बताएं कि यहाँ पे क्या आपकी जो है वो एक्टिविटी जो आपने क्रिएट की हुई है वो आप यहाँ पे एंटर करें। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट सेंटर देखना है कि क्या हमारे पास असेंबली का कॉस्ट सेंटर है कि नहीं है। तो कॉस्ट सेंटर क्रिएशन के लिए जो है, अगर मैं KSH3 जो हायरार्की है वो देख लेते हैं, तो ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग और कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है कि जो हमने इस के लिए बना सकें। हम कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं। ये हायरार्की को इधर ही हम रखते हैं, ऑपरेशंस के नीचे हम बनाते हैं ये तीनों कॉस्ट सेंटर। KS01। अच्छा, ये आपने किस हिसाब से नंबर जुनेद भाई लिए हुए हैं? आप अभी यहाँ पे किस चीज का बनाना चाह रहे हैं? ये मैं ऑपरेशंस के अंदर बनाना चाह रहा हूँ ना, नोड का जो है। बस AU के बाद OP लिख दें। STTAU
नहीं, आपने उसमें लिखा हुआ है ना, OR भी लिखा हुआ है, OCD भी लिखा हुआ है। ये वो ये मतलब ओ से ऑपरेशन, आर से रेजिडेंशियल, आर डी से अच्छा रेजिडेंशियल, और फिर अच्छा, 01। तो एस आप टी टी ए एस यू, की, ये तो कंपनी कोड हो गया ना। ठीक है। तो आप OR, अब आगे ओ और कॉस्ट सेंटर कौन सा है, किस चीज का है? वो तो मैंने बनाना है एक्टिविटी ना इसके लिए, असेंबली के लिए, असेंबली कॉल सेंटर जो है। ओ ए, आर की जगह ए कर दें। TTAU ए ORA, नहीं, ओ ओ एस, आर को खत्म कर दें, ए एस। अच्छा नहीं नहीं, AS, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ए यू ओ ए एस, नहीं STTAU आगे फिर ओ ए एस 01, OAS 01। 01, ठीक है। असेंबली डिपार्टमेंट, हमने अपनी बनाई थी, क्या नाम है, एक्टिविटीज। अगर हम इन एक्टिविटीज को देखें, KL03 के अंदर, तो यहाँ पे हमने उसको कॉस्ट सेंटर कैटेगरी F असाइन की थी। तो अगर हम यहाँ पे F नहीं असाइन करेंगे तो ये वाला कॉस्ट सेंटर वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इसको F यानी कि प्रोडक्शन असाइन करेंगे, और सुपीरियर सेंटर इसको हम देंगे ऑपरेशंस। अच्छा जी, और इसको प्रॉफिट सेंटर आपने एक सबका अलग-अलग बनाया हुआ है। हाँ जी, सबका अलग अलग बनाया हुआ, आप कोई भी दे दें इसको, कोई फिर प्रॉफिट रेजिडेंशियल दे सेंटर दें। पहले बनाना पड़ेगा हमें। नहीं, इसमें कोई और दे दें, जिसमें यहाँ पे पी टी टी ए यू, ठहरने, कोई भी दे दें। इसमें हम ले लेते हैं, फर्ज कर लें डिफॉल्ट दे दें, डिफॉल्ट वाला ले लेते हैं, डिफॉल्ट वाला दे दें। वही ले लेते हैं सब। प्रॉफिट सेंटर TTAU डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एक साथ 2022। वो अच्छा, ये वो एक साथ 2023 से तो नहीं बना हुआ ये? आज ये आगे से बना होगा, ये सारी आगे से बने हुए हैं। ठहरें, K53, अच्छा वो 1/1/2023 से बना हुआ है। चलो हम ये कॉस्ट सेंटर अपना 1/1/2023 से बना K01 1/1/2023। ये पहले से बन चुका है, ये सेव हो चुका है। ये कौन सा मैं अभी बना रहा था, यही नहीं बनाया था मैंने, जी, तो मैंने सेव तो किया ही नहीं है वो, ठीक है। नहीं, वो दोबारा हायरार्की में जाएंगे तो सेव हुआ हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ठीक हो गया। इसको कॉपी करके इसको हमने सेव कर लिया, और हमने इसको यहाँ पे इधर रख लेते हैं कॉस्ट सेंटर में। अच्छा, एक हम टेस्टिंग का बना लेते हैं, इसको 02 कर लेते हैं, टेस्टिंग डिपार्टमेंट के नाम से।
अच्छा जी, कैटेगरी वही हमने असाइन करनी है, सारा कुछ वही कर देते हैं और प्रॉफिट सेंटर को वही। ये बन गया। एक और बना लें 3 नंबर। वो क्या है? पैकिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, ये हो गया। इसको भी हम और लास्ट हमारा जो है वो डिलीवरिंग डिपार्टमेंट या सप्लाई डिपार्टमेंट है। ये हमने 4 कॉस्ट सेंटर बना लिया। अब हम आ जाते हैं उस स्क्रीन में जिधर हम अपना बना रहे हैं वर्क सेंटर। अब देखें वो यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट सेंटर बनाएं। अब मैं सर्च करता हूँ तो वो सिर्फ मुझे वही कॉस्ट सेंटर दिखाएगा जिनकी कैटेगरीज जो हैं वो। अच्छा, अभी वो ठीक है, अभी वो नहीं आई। तो असेंबलिंग डिपार्टमेंट जो है ये आ एक्टिविटी टाइप। यहाँ पे मैं नो एक्टिविटी टाइप इज असाइंड टू कॉस्ट सेंटर। अब देखें वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने इस कॉस्ट सेंटर को कोई एक्टिविटी टाइप असाइन नहीं की। इसका मतलब है कि मुझे पहले कॉस्ट सेंटर और एक्टिविटी का आपस में क्या करना है, एक रिलेशनशिप बनाना है। तो उसके लिए आपने पहले वर्क सेंटर बनाए। वर्क सेंटर के अंदर आपने क्या पहले बना लिया, कॉस्ट सेंटर बनाए। इसको हम बल्कि वर्क सेंटर को बाद में ले आते हैं। कॉस्ट सेंटर बना लिया। अब हमने क्या करना है, असाइन करनी है, उसको हम कहते हैं रेट असाइन करने हैं कॉस्ट सेंटर और एक्टिविटी का, या असाइनमेंट भी आप कह सकते हैं। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड एक्टिविटी। उसके लिए जो ट्रांजैक्शन कोड है वो है KP26। KP26 के लिए आप आ जाएं अकाउंटिंग में, कंट्रोलिंग में, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा नहीं आएंगे, हम प्लानिंग करते हैं, और एक्टिविटी की आउटपुट प्राइस के ऊपर ये आ गया ट्रांजैक्शन कोड KP26।